आदमी की पूर्णता तभी होती है जब उसको जो मन करे वो भी कर पाए और जो अपने दायित्व है उसका निर्वहन पूरी तरह से कर सके। एक आईपीएस अधिकारी जो अपनी नायाब पुलिसिंग के लिए देश भर में सराहे जाते रहे और इस पुलिसिंग के साथ ही वो कर रहे हैं बिहार की विरासत को एक सूत्र में पिरोकर उसे देश और दुनिया से परिचित कराने का कार्य। विकास वैभव एक आईपीएस अधिकारी जो गुमनाम ऐतिहासिक विरासतों को ढूंढकर उसे सहेजने की अनोखी पहल में जुटे हैं। तमाम व्यस्तताओं के बाद भी जब भी फुर्सत होती है ये जुट जाते हैं इतिहास की किताबों को खंगालने में। इतिहास के छात्र रहे विकास वैभव के बुक सेल्फ में वेद से लेकर इतिहास और साहित्य की सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी। बिहार के वैसे पुराव से जिन पर वक्त ने गुमनामी की मोटी धूल जमा दी है, विकास वैभव वैसी जगहों पर जाकर उसके इतिहास से न सिर्फ धूल की मोटी परत हटाते हैं बल्कि उसकी पूरी पड़ताल कर शोध पत्र भी अपने ब्लॉग पर प्रकाशित करते हैं जिससे दुनिया इन महत्वपूर्ण पुरावशेषों से परिचित हो सके। प्राचीन खंडहरों और अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक करने की पहल भी ये पुलिस अधिकारी चला रहे हैं। काफी महज शौक से शुरू हुआ ये कार्य आज जुनून की शक्ल ले चुका है। ये अब तक देश भर में सैकड़ों ऐतिहासिक यात्राएं कर चुके हैं। इतिहास के बिखरे पन्नों को समेटने के इस अनोखे कार्य में इन्हें अपनी पत्नी का भी पूरा सहयोग मिलता है। ये भी इनकी ऐतिहासिक यात्राओं में सहभागी बन उनका मनोबल बढ़ाती है। मैंने इनके साथ घूमने लगी हिस्टोरिकल प्लेसेस में और इनके साथ काफ़ी साइट्स देखे तो तब लगा नहीं ये अच्छा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अच्छा कर रहे हैं। फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं तो कहीं अच्छा कुछ कर रहे हैं, एक नया साइट खोज रहे हैं और नए हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो कोई नहीं जानता है ये जान रहे हैं। काफ़ी जगह घूमा है जैसे एमपी, मध्य प्रदेश में खजुराहो, यूपी, ललितपुर, देवघर, ये सब। बिहार में भी घूमा है, लौरिया गए, अशोक स्तंभ, ये सब जगह। एक पुलिस अधिकारी, एक इतिहास अन्वेषक के साथ साथ विकास वैभव एक अच्छे गायक भी हैं। वक्त जब जिंदगी के किसी कोने में मायूसी भरने की हिमाकत करता है, ये अपने होठों पर उम्मीद और प्यार की अफसाने सजा उसे परास्त कर देते हैं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये चंचल निगाहें, वो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा। फिलहाल बिहार के गौरवशाली इतिहास की बिखरी कड़ियों को सहेजकर उसे लोक जीवन से जोड़ने का पुनीत कार्य कर रहे हैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव। इससे जहां समाज को मिल रही है प्रेरणा, इसके साथ ही साथ बन रहा है बिहार पॉजिटिव। हम दीवानों की क्या है आज यहाँ कब वहाँ चले, मस्ती का आलम साफ चला, हम धूल उड़ाते जब यहाँ चले। आए बनकर उल्लास भी, आंसू बनकर चले कभी, हम कैसे ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। नमस्कार, बिहार पॉजिटिव में आज हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने समय और समाज को अपनी पुलिसिंग से बदला तो है ही, साथ ही साथ ये इससे इतर जाकर इतिहास की विरासतों को ढूंढने, सहेजने और उसके स्वर्णिम पन्नों को पिरोने का कार्य भी कर रहे हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी का। विकास जी, एक IITN और उसके बाद फिर पुलिस की जवाबदेही, जिम्मेदारी और उस बीच में पुरावशेषों को ढूंढना, ये सारा सफर, इस सफर की शुरुआत आखिर हुई कैसे? स्कूल के टाइम से ही हिस्ट्री में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था।
10वीं के बाद मेरा मन था कि हिस्ट्री पढूं, लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि साइंस के साथ आप हिस्ट्री पढ़ सकते नहीं। तो साइंस मैंने लिया एक करियर के रूप में, इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, लेकिन हिस्ट्री का जो पैशन था वो चलता रहा। तो पढ़ता रहता था हमेशा। जब बिहार आया तो बिहार बहुत ही हिस्टोरिकल भूमि है, जगह जगह ऐतिहासिक चीज़ें मिलती हैं। आप कहीं भी नज़र घुमा के देखेंगे तो आसपास कुछ ना कुछ मिलता है। उससे प्रेरणा मिली कि बहुत सारे जो स्थल हैं बिल्कुल ही उपेक्षित, क्यों ना लोगों को इनके बारे में बताया जाए। मैं तो पढ़ ही रहा हूँ और बताने के लिए फिर मैंने 2013 में एक ब्लॉग शुरू किया और उसके माध्यम से भी काफ़ी लोगों के साथ अपने जो भी अनुभव हैं, जो भी रिसर्च है स्पॉट के बारे में वो शेयर कर रहा हूँ। विकास जी, इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कड़क पुलिस अधिकारी, आपने जैसा बताया कि इतिहास का शौक शुरू से था, फिर पुलिस सेवा की ओर कैसे आए? देखिए, समाज में कुछ परिवर्तन लाना, उसमें अपना योगदान देना, इसमें पुलिस सर्विस या सिविल सेवा तक की कोई सर्विस मुझे लगी नहीं। जब मैं यंग था, इंजीनियरिंग पास कर चुका था, उसी समय मैं सिलेक्ट कर रहा था कि करियर क्या होना चाहिए। तब मुझे लगा कि इसमें जो योगदान आप दे सकते हैं तो यंग एज, वैसा योगदान किसी और सर्विस में इतने यंग एज में आप शायद नहीं दे पाएंगे। यही सोच के मैंने डिसाइड किया और इसकी तैयारी की और फाइनली आया। हिस्ट्री को मैं एक हॉबी के रूप में लेके चलता रहा। सब्जेक्ट पे जो मैंने रखे थे मैथ्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे, बट हिस्ट्री को मैंने कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखा। इट वॉज ऑलवेज लाइक अ पैशन। बस पढ़ते रहे और उसमें काफ़ी किसी भी इशू पे पढ़ के उसको रिसर्च करना, महीने भर पढ़ना, खोजना, फिर लिखना, अब एक हॉबी और एक काम जैसा हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पैशन है इतिहास की चीज़ों को ढूंढना, पुरातत्वों को ढूंढना। बिहार की बात करते हैं, बिहार में जब से आप आए हैं तो किन किन जगहों पे आपने रिसर्च किया है पुरातत्वों को? लेकिन बिहार में खास करके जब मैं पुराने संस्करण पढ़ता हूँ 1812, 1860, तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ऐसे थे जो कोई डॉक्टर था, कोई सिविल सर्जन था, कोई इंजीनियर था, कोई आर्मी ऑफिसर था, बट वो अपने आसपास के बारे में लिखते रहते थे। कहीं ना कहीं ये परंपरा विलुप्त सी हो गई है। अब जो ऑफिसर्स में लिखते नहीं हैं। तो मेरी जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई मैंने देखा कि बहुत जगहों के बारे में बहुत समय से दिखाई नहीं गया। तो मैंने फिर वो काम लगभग एक तरह से हॉबी के रूप में जब भी टाइम मिला तो मैंने शुरू किया। और इतने जगह हैं, जैसे जब मैं रोहतास एसपी था तो रोहतास में बहुत सारे 2 किले थे, रोहतास का किला, शेरगढ़ का किला, जहाँ पर पर्यटक जाते ही नहीं थे। और पर्यटक तो क्या आम आदमी भी जाने से डरता था। तो पहले तो था कि उसका खौफ कम हो, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा आंदोलन करना पड़ा, लोगों को मिला करके सहभागिता से। और छोटे छोटे स्थल थे, जैसे मुंडेश्वरी का मंदिर, कैमूर पहाड़, बहुत सारे दुर्लभ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स हैं। तो इसके बारे में लोगों को मीटिंग्स करके हम लोग प्रचार प्रसार करना कि आपके माध्यम से ही पर्यटन यहाँ विकास होगा। और भी जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई या घूमने का मौका मिला, कुर्कीहार, बोधगया, राजगीर की गुफाएँ, कौवा डोल की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ियाँ, अशोकन जिसमें पिलर्स हैं, स्तूप हैं, दौड़िया नंदनगढ़, केसरिया, दौड़िया आर्यराज, रंगपुरवा, सभी जगहों पे भ्रमण करने का मौका मिला। तो इनके बाद ये जो रिसर्च आपका चल रहा है, रिसर्च के बाद क्या करना है आगे? अभी तो देखिए, सबसे जो फ्री में कर सकता हूँ तो एक ब्लॉग लिख के उसके माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। बट अभी जो लंबी योजना यही है, एक सीरीज ऑफ बुक्स, जिसका नाम भी ब्लॉग जैसा ही रहेगा, साइलेंट पेजेस। तो उसमें ऐसे स्थलों के बारे में लिखना जिसके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं और आम लोग बहुत कम जा पाते हैं। तो उसके बारे में रुचि पैदा करना और उसकी पूरी डिटेल्स को इंटरेस्टिंग रूप में प्रस्तुत करना, जिससे कि लोग वहाँ जाने के लिए उत्सुक हों। अपने बिहार के अलग अलग जगहों पे आप गए हैं और बिहार में किस तरह की विरासत है, किस तरह की संस्कृति लगती है? देखिए, बिहार में सबसे जो इंडियन हिस्ट्री है, तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बिहार का रहा है। सबसे पहली डेमोक्रेसी, रिपब्लिक यहीं पर रही है। और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सभी इतने बड़े वर्ल्ड रिलीजन्स का फॉर्मेशन स्थल है यही। तो छोटी छोटी यादें हर भाग से बिहार की जुड़ी हुई हैं। कहीं भगवान बुद्ध ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया, कहीं महावीर ने जन्म लिया। इन सभी स्थानों को अगर आप एक स्पिरिचुअल रूप से देखेंगे तो वैसे भी हैं और कुछ ना कुछ अवशेष भी मिलते हैं। पूरा पाटलिपुत्र शहर आज पटना के नीचे दबा हुआ है। कुछ स्थान है जहाँ पे आप उसको महसूस कर सकते हैं, बट बहुत अच्छे से उसको नहीं देख पाते हैं। लेकिन जहाँ आप राजगीर जाते हैं तो राजगीर में सब कुछ आपके सामने है। इतिहास तो करीब 3000 सालों का इतिहास है, वो आपके सामने एक एक दर परत खुलता जाता है। और इसके अलावा उससे पहले का जो प्री हिस्ट्री है वो भी आपको दिखता है। खोजने की जरूरत है, आपके आसपास बहुत कुछ है। और आप उस सेंसिटिव निगाह से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपके घर के बगल में ही कोई बहुत हिस्टोरिकल चीज़ रहती हो। आपने बताया पुलिस की नौकरी है, वक्त कम मिलता है, परिवार का कितना सहयोग मिल पाता है यहाँ से? जब छुट्टियाँ होती हैं तो क्या आप अपने ब्लॉग में लगे होते हैं, तो परिवार का कितना सहयोग परिवार को समय दे पाते हैं? कई बार जैसे होता था ना कि आप घर आए, आप किताब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लोग
परेशान लगते हैं कि भाई छुट्टी के दिन भी ये कर रहे हैं। तो परिवार को भी धीरे धीरे मैंने इससे जोड़ लिया। तो जैसे कहीं घूमने जाना होता है तो बच्चों को परिवार को के साथ ही घूमने निकल जाता हूँ। तो उनके लिए भी एक नया अनुभव हो जाता है, एक नई जगह घूमे, साथ साथ मेरा भी मकसद पूरा हो जाता है, उनको घूमने का भी हो जाता है। तो सिनेमा देखने के बजाय हम लोग कहीं ऐतिहासिक स्थल पर चले जाते हैं। तो परिवार का सपोर्ट काफ़ी रहा है। थोड़ी अजीब सी हॉबी थी, नॉर्मली लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट अब बच्चे भी उसमें रम गए हैं। म्यूजियम जाना, कहीं ऐतिहासिक स्थल पर जाना, देखना, उसमें सबका सहयोग मिलता रहा है। बाकी जब इस बारे में दोस्तों से बात होती होगी तो किस तरह का सहयोग उनसे मिलता है या फिर क्या कहते हैं? देखिए, मेरे जितने भी अच्छे दोस्त हैं सब जनरली आईटी में ही पढ़े थे, तो सब आज दुनिया में कहीं कहीं बैठे हैं। तो मेरा जो ब्लॉग जो मैं लिखता हूँ उनसे भी अपने आप को शेयर करता हूँ, वो भी एक नए रूप में मुझे देखते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे ब्लॉग की जो रीडरशिप है तो आप देखेंगे करीब अभी 45,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको पढ़ा है, और उसमें 25,000 ज़्यादा लोग बाहर के हैं, जो यूएस के हैं या दूसरे देशों में रहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरे दोस्त हैं, उनसे भी वो भी पढ़ते हैं, और बाकी भी जो लोग हैं जो उनके उसमें सर्कल में हैं, काफ़ी वाइड रीडरशिप की हो गई। रोज एक पुलिस अधिकारी और एक इतिहासकार, दोनों के बीच में एक तारतम्यता कैसे बनता है, एक समन्वय कैसे बनाते हैं? देखिए, पुलिस अधिकारी तो मेरी ड्यूटी है, तो जहाँ भी ड्यूटी मिलती है उसमें कोई कमी नहीं रहे, लेकिन साथ में जो एक पैशन है, जो भी समय मिलता है वो भी चलता रहे। कि आदमी की पूर्णता तभी होती है जब उसको जो मन करे वो भी कर पाए, और जो अपने दायित्व है उसका निर्वहन पूरी तरह से कर। तो जैसे पटना सीनियर में जब मैं था, समय बिल्कुल नहीं था, तो उस 5 महीने में मैं न कुछ लिख पाया न पढ़ पाया, बट आज के भी कुछ समय मिल जाता है, उसमें मैं फिर अपने जो पुरानी हॉबी है उससे समय निकाल पा रहा हूँ। बिहार देखें तो महावीर उनकी जन्मभूमि रही है, बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, तो बुद्धिज्म से क्या कुछ आपने रिसर्च किया है? देखिए, मेरा अपार्ट फ्रॉम जो हिस्टोरिकल स्पॉट्स हैं, फिलोसफी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं उसके लिए जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, जितने वेद हैं, उनके मैं अध्ययन कर चुका हूँ। बुद्धिज़्म के भी जो पुराने ग्रंथ हैं उनके मैं अच्छे से अध्ययन कर चुका हूँ, करता रहता हूँ। तो बुद्धिज़्म मुझे बहुत अपील करती है, और खास करके बुद्धिस्ट साइट, वहाँ पर जाके एक अजीब सी शांति महसूस होती है। और मैं प्रयास करता हूँ कि जहाँ भी आसपास बुद्धिस्ट साइट्स हैं उसको जरूर जाऊँ, उसकी डॉक्यूमेंटेशन और फोटोग्राफी करूँ। कुछ नया जो आपने देखा हो, कोई नई खोज जो आपने की हो अभी कोई साइट्स की, तो आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखा, मैं पूर्णिया बीच में पोस्टिंग हुई थी मेरी कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ पे एक जगह पे मैं गया, जगह का नाम सिकलीगढ़ था। उसके बारे में जानकारी बहुत ही कम थी, मैं भी गजटियर मैंने पढ़ा था, उससे कुछ जानकारी ली। वहाँ पे एक मौर्यकालीन स्तंभ है और एक मॉडर्न टाइम का काफ़ी पुराना शहर रहा है, और उसमें एक्सकेवेशन हुए नहीं हैं। आज लोग उसी ईंटें पत्थर भी चोरी करके ले जा रहे हैं। तो जब मैंने बहुत इतिहासकारों से भी बात की तो ऐसा लगा कि इतिहासकारों को भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। फिर मैंने उसके बारे में काफ़ी डिटेल के साथ उसको पब्लिश किया है, और उसके बाद काफ़ी उसका अच्छा रिसेप्शन मिला, लोग जाने हैं। और मुझे पता चला है कि सरकार भी उसको धीरे धीरे एक्सकेवेशन की उसकी प्लानिंग कर रही है। और वहाँ पर जब मैं था तो मैंने देखा कि किस तरह से उसको लोग ईंटें चुरा के ले जा रहे थे, बहुत भारी नुकसान होने की संभावना थी। तो मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को भी सेंसिटाइज किया, एक धरोहर है, इसकी आप रक्षा करें, इसके लिए उचित कदम उठाएं। जिस तरह से धरोहर है और बिहार एक ऐतिहासिक प्रदेश रहा है, हर जगह जगह यहाँ कदम कदम पर धरोहरें निकली पड़ी हैं, लेकिन लोग जो हैं यहाँ पर उसके प्रति लोग अवेयर नहीं होते। तो क्या इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं आप? देखिए, जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को उनकी संस्कृति से कुछ प्रोग्राम्स बना करके जोड़ूँ। जैसे जब मैं रोहतास में था, वहाँ एक सोन महोत्सव नाम का मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका मूल उद्देश्य यही था, लोग जिनके वंशज इतने यशस्वी थे, जिन्होंने 1500 फीट पे रोहतास किले का निर्माण कराया, उनके जो वंशज हैं आज, वो क्यों ऐसे माहौल बना चुके हैं जिसमें बड़ी अशांति है, उग्रवादी प्रभावी है। तो जब लोगों को मैंने जोड़ा तो उससे उनके जो त्योहार थे ट्राइबल्स के, वो हम लोगों ने पुलिस वालों ने मिलकर बनाए। सारी ऐतिहासिक स्थलों की प्रदर्शनी लगाई, फोटो प्रदर्शनी लगाई, पर्यटन के बारे में लोगों को जानकारी दी, रोहतास किले के इतिहास पर चर्चा हुई। तो लोग जुड़े, और लोग जुड़ने के बाद नतीजा ये हुआ कि जहाँ पर उग्रवादियों को पनाह मिलती थी, तो लोग अपनी संस्कृति की वजह से उग्रवादियों का वहाँ विरोध करने लगे। और उन्होंने कहा कि भाई, हमारा इतिहास इतना यशस्वी रहा है, क्यों ना भविष्य को और उज्जवल बनाएं। उसका फर्क रोहतास में दिखा, पूरी पहाड़ी पे आज लगभग उग्रवादी विहीन हो चुकी है। बिहार में जो पर्यटन की कितनी संभावनाएं दिखती हैं? बिहार में मतलब मुझे तो ये दिखता है कि पर्यटन की इतनी असीम संभावना है कि पूरे बिहार की इकोनॉमी अकेला पर्यटन चला सकता है, अगर हम प्रॉपर रिसोर्सेज डेवलप करें, टूरिस्ट को उसके बारे में बताएं। तो इतने सारे सर्किट्स हैं बिहार में, जैन सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, हिंदू सर्किट है, और उसके अलावा जो हेरिटेज टूरिज्म है, जिसके लिए लोग जिसको आप बताएंगे तो हर शहर में कुछ न कुछ छुपा हुआ है।
अगर हम डेवलप करें तो जहाँ इंडस्ट्रीज की भी जरूरत नहीं है, जैसे बहुत सारे देश इस दुनिया में ऐसे हैं जो केवल हिस्ट्री पर चल रहे हैं। रोम को अगर आप देखें तो शहर को देखने लोग दूर दूर से आते हैं, उससे पुराना इतिहास बिहार का रहा है। तो बिहार में अगर हम फैसिलिटीज पूरी डेवलप करें, टूरिस्ट एमिनिटीज डेवलप करें, तो मेरा तो मानना है कि पूरी इकोनॉमी आप उससे चला सकते हैं। कमी कहाँ रह जाती है? देखिए, इसमें कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल कारण है और एक अवेयरनेस की निश्चित रूप से कमी है। मतलब उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि हेरिटेज की कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे आप कहीं आज विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो आप देखते हैं 150 साल पुराना शहर है, उसके एक एक भाग में उन्होंने उसके पूरे डिस्क्रिप्शन लगा रखा है और उसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे यहाँ जो धरोहर है, अब जैसे मैं घूमने गया था कोच के मंदिर में, तो कोच का जो मंदिर है उसमें करीब 1400 साल पुरानी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं और बिल्कुल जमीन में ऐसे ही पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर घास है और कोई देखने भी नहीं जाता है। और ऐसी कोई चीज़ किसी विदेश में होती तो निश्चित ही वहाँ पे बहुत बड़ा एक साइट म्यूजियम रहता है, उसके बगल में 5 स्टार होटल रहता है, रोड बने होते हैं और उसका पूरा प्रचार प्रसार इस लेवल पे होता है कि ट्रेन में उसको आपको जानकारी दी जाती है। आप जाते तो कान में आपके माइक लगाते हो और आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है कि यहाँ पे इसका इतिहास क्या रहा है। तो कमी मोरलेस अवेयरनेस की है। अपने हेरिटेज के बारे में आप अगर स्थानीय लोगों को भी बताएंगे, वो लोग जानेंगे, उससे एक कल्चर डेवलप होगा, फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक कल्चर डेवलप करने की जरूरत है। हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद बिहार पॉजिटिव एक बार फिर से आपका स्वागत। क्या जी, काफ़ी दिलचस्प चर्चा हो रही थी बिहार के पर्यटन की संभावनाओं को लेकर। तो बिहार के पर्यटन की बात करें तो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करना होगा। बेहू जी, एक और चीज़ है, बिहार में पांडुलिपियाँ काफ़ी बिखरी पड़ी हैं, अलग अलग जगह पांडुलिपियाँ हैं और मुझे ये पता चला है कि आपको पांडुलिपियाँ का संग्रह का भी शौक है। तो किस किस तरह की पांडुलिपियाँ आपने संग्रहित की हैं या फिर पुरानी पांडुलिपियाँ जो हैं उनको बचाने की कोशिश किस तरह से कर रहे हैं? पांडुलिपियाँ वैसे संग्रहित मैंने उस तरह से नहीं की हैं, पर जहाँ जहाँ भी जहाँ रहा हूँ, जिनके पास वो उपलब्ध रहा है, तो उसमें मैंने प्रयास किया है कि वो संरक्षण की दिशा में कार्रवाई करें। और जहाँ जहाँ जैसे चोरी की मूर्तियाँ वगैरह जब भी मिलती थी और लवारिस मिलती थी, उसको हम लोगों ने बहुत कोशिश करके जहाँ भी जिला की ट्रेजरी है उसमें जमा कराए, जहाँ से वो बाद में म्यूजियम्स में जा पाए। अनायास ही बिहार में घूमते फिरते गाँव में कहीं ना कहीं आज भी मूर्तियाँ मिलती रहती हैं, बट अगर उचित उसको उस समय पता नहीं चल रहा है पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को, तो कहीं ना कहीं से गायब हो जाती है। तो एक जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया कि जब भी कोई पुरानी चीज़ मिले उसको गायब नहीं करें, उसको लाके आप एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित करें ताकि उसकी प्रॉपर स्टडी की जा सके। और उसके लिए जो भी लोग ऐसा करके सामने आते हैं उनको उचित रिवार्ड भी एडमिनिस्ट्रेशन से मिले। काफ़ी मशहूर लिपि हुआ करती थी काफ़ी पहले, कैथी लिपि। तो धीरे धीरे कैथी लिपि आज का अपने खात्मे के कगार पर है। तो क्या इस पर कुछ आपने काम किया कैथी के ऊपर? डायरेक्टली मैंने अभी इस पर काम नहीं किया है। तो बिहार में जो लिपियाँ हैं उसके ऊपर रिसर्च करने की और जरूरत है। शंख लिपि अभी तक बहुत जगह डिसाइफर नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अभी काम काफ़ी किया जाना है। तो जी, बात बिहार से बाहर की करें तो बिहार से बाहर किन किन जगहों पे आपने रिसर्च किया है, किन किन पुरावशेषों को ढूंढा है जो बिहार के बाहर स्थित है? देखिए, मैं जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग मेरी हुई है या मैं पढ़ाई के दौरान रहा हूँ, मैंने हमेशा वो प्रयास किया कि आसपास के स्थानों को घूमूँ। बिहार अभी हाल में आने से पहले करीब 4 साल में दिल्ली में रहा। दिल्ली के आसपास जो भी स्थल थे या जहाँ पे टूर करने गया, वहाँ मैंने प्रयास किया कि उसके ऐतिहासिक धरोहरों को तलाशूँ। दिल्ली के आसपास जब मैंने ग्वालियर का सर्किट चुना तो काफ़ी सारी जगहें मिली मुझे। वहाँ देवघर, ललितपुर में एक किला है ताल बेहट का, झांसी। उसके पास एक खोजते खोजते एक बड़ी ही अच्छी डिस्कवरी टाइप की हो गई, क्योंकि वो बड़े कम लोग जानते हैं। वहाँ नरवर का किला है और नरवर के किले से थोड़ी करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे एक पवाया नामक गाँव है। जो पवाया है ये पूर्व में पद्मावती शहर हुआ करता था, जो 1st से लेकर 3rd सेंचुरी तक काफ़ी बड़े हिस्से पे वहाँ पद्मावती के नाग राजाओं का शासन था। धीरे धीरे संस्कृति विलुप्त हो गई। गुप्त काल से पहले की ये कल्चर थी और नागों की पूरी राजधानी थी पद्मावती। पद्मावती को आज वहाँ भी लोग नहीं जानते हैं, पूरे खंडहर वैसे ही पड़े हुए हैं। तो उसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया, क्योंकि संस्कृत में एक ड्रामा है जिसका नाम है मालती माधव। मालती और माधव के प्रेम की इसमें पूरी कहानी है जो भावभूति ने रचना की। उसका पूरा केंद्र पद्मावती है, उसके झरने हैं, उसके शहर हैं, उसके बाजार हैं, उसके गार्डन्स हैं। तो जब आज उस जगह पर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जब उन खंडहरों को देखते हैं तो विजुलाइज कर पाते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये कहानी का ये केंद्र रहा होगा। उस पर मैंने काफ़ी अच्छे से अपने ब्लॉग पे लिखा था। ऐसे ही और भी स्थल में भी गया हूँ जिसको मैं आगे लिखने की योजना मैंने बनाई है और लिखूँगा। वैसे मथुरा शहर में भी काफ़ी ऐसे स्थान लिखे
जो पूर्व में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे, धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं, तो उसको मैं लिखने की अभी रिसर्च कर रहा हूँ। देखो जी, इससे अलग थोड़ी बात करें कि आम जीवन शैली की, आम जीवन चर्चा की, तो इसके अलावा और क्या क्या हॉबी है आपकी? देखिए, ऐसे मेरी हिस्ट्री पढ़ना, लिखना, घूमना, इसके अलावा प्राकृतिक स्थलों पे भी जाना, वहाँ पे कैंप करना जंगल में, या कुछ ट्रैकिंग करना, इस टाइप की चीज़ों में मुझे अच्छा लगता है। जहाँ कुछ नया हो, कुछ रहस्य हो, कुछ रोमांच हो, तो अच्छा लगता है। कहीं न कहीं जो थोड़ा अलग होता है, जिससे अलग शांति मिलती है, वैसी चीज़ों करने में मजा आता है। बात बचपन की करें तो बचपन में क्या सपना सजोया था, क्या करेंगे आगे चल के? तो बचपन में मैं यही अपने आप को देखता था कि आगे जाके समाज में एक अच्छा योगदान करूंगा, और जो बचपन में सोच के ही फिर मैंने इस सर्विस चुनी थी, और मुझे लगता है कि जो मैंने सोचा था उस हिसाब से अग्रसर। इतना जानने के बाद हम दर्शक ये भी जानने को आतुर होंगे कि आखिर आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, बचपन में कुछ यादें हैं, कुछ दिलचस्प यादें हों तो वो शेयर करें। देखिए, बचपन में मेरे पिताजी इंडियन ऑयल में सर्विस किया करते थे, अभी रिटायर हो गए हैं। तो उस जगह जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई, तो उसमें जब मैं जन्म हुआ उसके बाद गुवाहाटी में करीब 55 का कुछ साल बीते। उसके बाद बरौनी, भोपाल, दिल्ली इत्यादि शहरों में मैं रहा, अलग अलग स्कूलों में पढ़ा। फिर बाद में IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की। तो एक बड़ी मुझे याद है, जब मैं गाँव गया था ननिहाल में, तो वहाँ पे एक लोगों को देखा कि लोग पत्थर लेके आ रहे हैं, कोई चोरी कर करके या कैसे, तो बड़ा अजीब था। वो बड़े बड़े ईंट के टुकड़े थे, पत्थर थे। तो मैंने पूछा क्या है, तब उस समय मैं 6ठी-7वीं कक्षा में पढ़ता था। तो उन्होंने बताया कि ये पाड़, पांडव स्थान को लोकली पाड़ बोलते हैं, वहाँ से ये मिट्टी के अंदर से निकल रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा इस तरह से अगर निकलेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो उसके 1-2 दिन बाद पता चला कि DM और SP ने उस पर रोक लगा दी। फिर मुझे पता चला कि पुलिस भी चली गई है और वहाँ पे कोई निकाल नहीं पा रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तभी छोटा था मैं, 6ठी-7वीं में, तो मैंने देखा कि भाई DM SP तो बड़ा पावरफुल आदमी है, जो अगर ये लोग गाँव वाले कुछ निकाल रहे थे, उन्होंने रोक लगा दी। मुझे पता चला था कि कुछ वहाँ से सिक्के भी मिले थे, लोगों ने गायब कर दिए। तो तभी छोटा था, उस समय तक मैं इतना जानता भी नहीं था, बट मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे अगर इस पोजिशन पर आते हैं तो आप कुछ फर्क ला सकते हैं। जैसे जब एक छोटा बच्चा था, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था, तो ईंटें चुरा रहे थे, सिक्के चुरा रहे थे। बट जहाँ ये बात प्रशासन तक गई, तो मैंने देखा कि छोटी छोटी कुछ यादें, कहीं न कहीं छोटी सी घटना का रुख बदल दिया। उसी ने इंस्पायर किया, और 7वीं के बाद से ही लगभग मैंने मन में बना लिया था कि आगे जाके मुझे सिविल सर्विसेज में आना है। चलिए, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है, काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना होता है, उसके बाद की राह भी बहुत आसान नहीं होती। कई बार ऐसे वाक़ये भी आते हैं जब काफ़ी आपको लगता है कि आप काफ़ी अकेले हो गए, तो इस स्थिति में जब काफ़ी मायूसी होती है कभी कभी ज़िंदगी में, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, कैसे अपने को फिर पॉजिटिव? देखिए, जब आप कुछ बदलने निकले हैं तो निश्चित ही ऐसे पल आएंगे जहाँ पे आपको कुछ अजीब सा लगेगा, कठिनाइयाँ सामने आएंगी। तो उसमें यही है कि ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, डर जाना कैसा। ये गाना है, ये बड़ा इंस्पायर करता है। तो मुझे कहीं ना कहीं जो ज़माना है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। जब आप पढ़ाई करते रहे होंगे तो उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ नहीं थी। आज व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, टेक्नोलॉजी तेज़ हो गई है, ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, क्या उसको कहीं ना कहीं खतरा है, या फिर क्या उसको सजोने की कितनी ज़रूरत दिखती है? देखिए, 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं। खतरा तो निश्चित रूप से है, तो जैसे लोगों की पूर्व जीवन शैली रही थी, जीवन शैली में बदलाव आया भी है और आएगा भी। रहन सहन के अब तरीके बदल गए हैं, बस वेशभूषा बदल गई, परिवार न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, परिवार न्यूक्लियर होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक चीज़ है जो भारत की, वो ऐसा होने से जो इंडियन कल्चर है उसकी स्प्रेड और मजबूत हो। जैसे आप आज ये भी देख रहे हैं कि जो स्प्रेड हुआ है, तो योग आज हर देश में फैला हुआ है। कल परसों आप देखिए, दुबई में करीब 4-5 हज़ार लोग बीच दुबई में जुटे थे, योग कर रहे थे। तो इंडियन कल्चर के जो फाइनल एस्पेक्ट हैं वो भी फैल रहे हैं। और जो हमारे पूर्वजों की कल्पना थी कि वसुधैव कुटुंबकम, उस जमाने में शायद टेक्नोलॉजी के अभाव में वो संभव नहीं था। बट आज जैसे जैसे विश्व जुड़ता जा रहा है, तो वेशभूषाएं बदलेंगी, रहन सहन बदलेगा, लेकिन सोच जो पूर्व की रही है कि वर्ल्ड इज अ फैमिली, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके और नज़दीक चलते जा रहे हैं। जरूरत इसमें यही है कि आगे बढ़ने की दिशा में कहीं ऐसा ना हो कि अपना सब कुछ भूल जाएं। उसमें जो इंडियन जो एक फीलिंग है टॉलरेंस की, मतलब अपनी बात भी आप रखें लेकिन दूसरे को भी सुनने की क्षमता रखें, तो यही जो है विश्व को भी भारत का सबसे बड़ा ज्ञान होगा और
कंट्रीब्यूशन होगा, जहाँ पे आज लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, कहीं पर लोग धर्म के नाम पर राज्य के गठन की लड़ाई कर रहे हैं, कहीं पर किसी अन्य कारण से लड़ाई कर रहे हैं। जैसे कॉन्फ्लिक्ट वाले विश्व में जो शांति का संदेश पूर्ण भारत ने दिया था, जहाँ धर्म विजय की बात हुई, शस्त्र विजय की बात नहीं हुई। जो ये सोच थी इंडिया में, उपनिषद में, वेदों में, बुद्धिस्ट थॉट में, अहिंसा जैन धर्म में, इस सोच को भी वर्ल्ड जो है बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो जब ये टेक्नोलॉजी के साथ फैलेगा, तो निश्चित ही जब आदमी ऐसे ही रिसर्च करता हो, कोई घूमता फिरता देखेगा, उसको जो अंदर छुपी हुई संवेदना है उसको जगाएगी। चलिए, तो कहीं न कहीं ये जरूर होगा कि भारत की जो संस्कृति है वो पूरे विदेशों में फैलेगी। निश्चित रूप से जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने की है वो साकार होगी। तो कहीं न कहीं वासुदेव कुटुंबकम की जो परिकल्पना की गई है वो कहीं न कहीं पूर्ण होगी, और साथ ही साथ वैभव जी की जो इतिहास की खोज चल रही है और इनका जो रिसर्च चल रहा है वो भी कहीं कहीं पूरा होगा। चलिए, तो हम उम्मीद करें कि भारत की जो संस्कृति रही है वो पूरे विश्व में कहीं न कहीं फिर से भारत एक बार पूरे विश्व का अगुवा बनेगा इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, मुझे